गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम +1 इकोनॉमिक्स की बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। जब हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये वर्ड जो इकोनॉमिक्स है वो आया कहाँ से है। तो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज़ डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स आइकोस मीनिंग अ हाउस एंड द निमिन दैट मीन टू मैनेज। जब इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं आइकोस निमिन मतलब इकोनॉमिक्स एंड द अ हाउस टू मैनेज मतलब अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। या हम बोल सकते हैं मैनेजिंग हाउस विद लिमिटेड फंड्स मतलब रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास अर्थ के ऊपर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हमें अपना हाउस को कैसे मेंटेन करना है। यहाँ हाउस का मतलब सिर्फ अपना घर नहीं है, हम इसमें अपनी कंट्री ले सकते हैं, अपनी स्टेट ले सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को ले सकते हैं कि हमें हाउ वी मैनेज आवर कंट्री विद यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का मीनिंग आप जानते ही हैं कि रिसोर्स क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। जैसे कि मैन मेड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज वो होती हैं वो चीज़ें जो ह्यूमन ने बनाई हैं खुद अपने यूज़ के लिए, जैसे कि बिल्डिंग, कार, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। वेयर एज नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट ने या नेचर ने जो हमें दिए हुए हैं, जैसे वाटर, लैंड, एयर एक्सेट्रा। इससे हम देखते हैं, कंक्लूज करते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी दैट टेल्स अबाउट द लिमिटेड यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है जिसमें हम किसके बारे में जानते हैं, लिमिटेड यूज़ करके लिमिटेड रिसोर्सेज का इकोनॉमी में। मतलब इकोनॉमिक स्टडी है जो कि हमें क्या बताती है कि एक इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरह से लिमिटेड यूज़ करना है। इसके बाद हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशन दी हुई है हमारे इकोनॉमिस्ट्स ने। जैसे कि सबसे फर्स्ट डेफिनेशन दी है वेल्थ डेफिनेशन, जो कि एडम स्मिथ ने दी है। आपको पता है एडम स्मिथ जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमी है, उन्होंने हमें वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दी है, जिसका मतलब है इनके अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। यहाँ पे ये जो वेल्थ है ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब वेल्थ एक तरह से हमारे पास रिसोर्स हो सकता है। तो वेल्थ क्या होगा, द गुड्स या थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला जाता है वेल्थ डेफिनेशन में, कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है वेल्थ का। ओके, इसमें ही हम क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड द वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज़। मतलब इकोनॉमिक्स उन प्रॉब्लम से कंसर्न रखती है जो प्रॉब्लम्स कैसे अराइज होती है, मनी जनरेशन से रिलेटेड और मनी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड। मतलब जब हम मनी जनरेट करते हैं और उस मनी को कहाँ यूज़ करना होता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम इकोनॉमिक्स उससे कंसर्न्ड होती है। ठीक है, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम मनी जनरेशन एंड मनी यूटिलाइजेशन। सेकंड डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इसमें वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी हुई है। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट इंक्वायरी हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूज़ इट। मतलब यहाँ पे हमने देखा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइन। इस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइन का मीनिंग होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ कोई भी ऑर्डिनरी मैन, कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो अपनी सोसाइटी में जो भी एक्टिविटीज़ करता है
उनको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो वेलफेयर डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसी आदमी के दिनचर्या की। सोसाइटी में वो जो एक आदमी सोसाइटी में रहता है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, और ये इंक्वायरी करता है कि वो आदमी किस तरह से अपनी इनकम को जनरेट कर रहा है और किस तरह से वो इस अपनी इनकम को यूज़ कर रहा है। इस तरह से हमारे पास इकोनॉमिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रमोट द मटेरियल वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन एंड देयर वेल बीइंग। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आती है द स्कार्सिटी डेफिनेशन, जो कि दी गई है प्रोफेसर लायनल रॉबिन्सन के द्वारा। तो लायनल रॉबिन्सन बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, मतलब वांट्स ऑफ एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो क्या बोला जाता है लायनल रॉबिन्स के द्वारा? इसका मतलब है इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर का एज अ रिलेशनशिप बिटवीन उसकी इच्छाएं, उसके वांट्स एंड द स्कार्स या लिमिटेड मीन्स ऑफ द रिसोर्सेज दैट द वन कैन यूज़। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है। किस वजह से आती है? तो वो 3 वजहें हैं। अनलिमिटेड वांट, कि हमारी जो हम ह्यूमन नेचर ही है कि हमारा अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं दिन प्रतिदिन। एक इच्छा अगर हमारी पूरी हो जाती है तो हमारी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो अनलिमिटेड वांट्स जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जन्म देती है। सेकंड है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब लोगों की इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अर्थ के ऊपर सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। और थर्ड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है अल्टरनेटिव यूज़। इन स्कार्स रिसोर्सेज का, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है हमें। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट कि अनलिमिटेड वांट क्या होते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं उनकी वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ह्यूमन वांट कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। नो सूनर अ वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट इमर्ज्ड। मतलब कि हम लोगों की अनलिमिटेड वांट्स होती है। एक इच्छा पूरी हो जाती है उतने में दूसरी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ हमारे अर्थ के ऊपर है वो कम ही है, किस हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो नंबर थर्ड था अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट दे कैन आल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। एक तो हमारे पास रिसोर्सेज है लिमिटेड पर उनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फाइनली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज and their uses to satisfy the wants of the man and the society। तो क्या है हमारे पास इकोनॉमिक्स? हमारे पास इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम स्कार्स रिसोर्सेज एंड द यूज़ ऑफ दिस स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स एंड द सोसाइटीज़ वांट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाम से ही पता लग रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम पैसे को अर्न करते हैं, मनी को अर्न करते हैं, वे सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। दैट आर ऐसी एक्टिविटीज़ दैट अंडरटेक टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए, जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं। जैसे कि एक आदमी किसी वर्कशॉप में काम कर रहा है तो वर्कशॉप में क्यों कर रहा है वो काम? अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए, अपने जीने के लिए। या शॉपकीपर कुछ बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है? अपने जीने के लिए, अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। या फार्मर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेन्स तो और उनको बेच रहे हैं तो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट कर सके और उनको बेचकर
वो कुछ पैसे कमा सके। सिंपल सा मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जिससे हम पैसे को कमाते हैं, वेयर एज ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम पैसे नहीं कमाते हैं, दैट एक्टिविटीज़ दैट अंडरटेकन टू गेट सेटिस्फेक्शन, ओनली सेटिस्फेक्शन के लिए हम उन काम को करते हैं। जैसे कि हम चैरिटी कर देते हैं जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब हम मनी जनरेशन नहीं करते हैं। तो दोज एक्टिविटी विच आर नॉट कंसर्न्ड विद क्रिएशन ऑफ मनी और द वेल्थ, जिसमें हमारे पास मनी नहीं बनती है, वो हो गई हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़, सोशल वर्क हो गया। जैसे कि एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या हो गया, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, अगर कोई टीचर स्कूल में टीचिंग कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि वो लाइवलीहुड के लिए जॉब कर रहा है। वेयर एज अ टीचर टीच हर ओन सन, एक टीचर अपने खुद के बेटे को पढ़ाती है लेकिन वो उससे कोई पैसे नहीं कमाती है, तो वो हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ गई। इसी तरह से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटुक 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नंबर 1 कंजप्शन, सेकंड प्रोडक्शन एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि ये मैंने आगे पीछे लिख दिए हैं। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन मतलब कि किसी चीज़ को बनाना या प्रोड्यूस करना। सेकंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, जब हमने किसी चीज़ को प्रोडक्शन में हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी फार्मर ने कोई अनाज उगाया, उस अनाज को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद उसने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, बेच दिया, बेचने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लोगों ने क्या किया, दुकानों से उसको ख़रीद के कंज्यूम कर दिया, तो हो गई कंजप्शन। तो सबसे फर्स्ट होती है वैसे प्रोडक्शन, सेकंड में आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज़ द कंजप्शन ऑफ द एनीथिंग। तो यहीं से हो जाता है प्रोडक्शन क्या होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, एंड द सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, या एक ऐसी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाते हैं। जैसे कि ऊन से हमने एक स्वेटर बना दी, कॉटन से हमने एक कुर्ता बनवा दिया, तो कॉटन हमारे पास रॉ मटेरियल हुआ, कुर्ता हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। सेकंड आता है कंजप्शन। कंजप्शन में हम क्या करते हैं, इट इज़ द एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच डील विद द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। क्या है कंजप्शन, एक्चुअली ये थर्ड वन है। कंजप्शन से पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच स्टडी हाउ इनकम जनरेटेड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी इनकम जनरेट हुई है उसको कैसे हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बराबर बराबर बांट देना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पहले भी पढ़े हैं। प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे, एंटरप्रेन्योर पे। मतलब कि कोई एंटरप्रेन्योर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, वो एंटरप्रेन्योर हुआ, वो पैसे लगाएगा, उसको कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल लगा दी, फिर उससे काम करवाने के लिए वर्कर चाहिए होंगे, और लेबर वर्कर होंगे तो लैंड भी तो चाहिए होगा कहीं काम करने के लिए। तो लैंड के लिए हमें रेंट पे करना पड़ता है, लेबर के लिए वेजेस देने पड़ते हैं, उनकी तनख्वाह। कैपिटल हमें इंटरेस्ट देती है, और एंटरप्रेन्योर को क्या होता है, प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, जिसमें हम इनकम जनरेट होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, फैक्ट्री से मिडलमैन से कंज्यूमर, फिर हम जब कंज्यूमर के पास जो चीज़ पहुंच जाती है उसके बाद आ सकते हैं हम कंजप्शन में। तो कंजप्शन ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करना है ताकि ह्यूमन वांट्स जो है सेटिस्फाई हो सके। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का भी डिफरेंट लैंग्वेज में मीनिंग है। जैसे कि लैटिन वर्ड में इसको स्टैटस बोले जाता है, इटालियन में इसे स्टैटिस्टा बोला जाता है, जर्मन में इसको स्टैटिस्टिक बोला जाता है, एंड वर्ड ग्रीक में इसको क्या कहा जाता है, स्टैटिस्क्यू।
एक्चुअली में ये सारे पॉलिटिकल सेंस में, जब पुराने ज़माने में किंग्स वगैरह होते थे उस टाइम क्या होता था, जो किंग लोग होते थे वो अपने जो किंग्स होते थे वो अपनी प्रजा को काउंट करने के लिए, अपने किंगडम के जो लोग होते थे उनको काउंट करने के लिए काउंट करते थे। तब हमें इसका मीनिंग चलता है कि ये पॉलिटिकल साइंस माना जाता था। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या माना जाता था, पॉलिटिकल साइंस। क्यों माना जाता था, क्योंकि जो पॉलिटिशियन, एक तरह से किंग को हम पॉलिटिशियन मान सकते हैं, वो अपनी प्रजा को, अपने किंगडम के लोगों को काउंट करने के लिए यूज़ करते थे स्टैटिस्टिक्स का मतलब यूज़ करते थे स्टैटिस्टिक्स को। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टडिंग अ नंबर। नंबर को स्टडी करना ही हम क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। नंबरों की स्टडी करने को ही क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स। जब भी आपको हमेशा बताया गया है कि जब भी किसी शब्द के साथ स्टैटिस्टिक्स जैसे इकोनॉमिक्स लग जाता है तो उसका मतलब किसी चीज़ की स्टडी करना है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टडिंग अ नंबर। पर आप सोचते होंगे कि सारे नंबर, नहीं, हम सभी नंबर को यूज़ नहीं करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। जैसे कि अगर हम सिंपल 5 लिख देते हैं तो 5 क्या हमारा स्टैटिस्टिक्स होगा, नहीं। तो सिंगल 5 अगर है तो ये कोई हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स को और अच्छे से समझने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि डाटा जो है वो किस टाइप का होता है। जो भी हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो 2 टाइप का डाटा होगा। एक तो क्वांटिटेटिव डाटा होगा और दूसरा क्वालिटेटिव डाटा। तो जो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा है उसको, ऐसा डाटा जो कि हमें नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब जैसे कि 5 kg आलू, तो वो हुई ना क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में या क्वांटिटेटिव डाटा हम देखेंगे तो ऐसा डाटा जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द नंबर की फॉर्म में, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गई, तो इनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कर सकते हैं ना यूज़। तो वैसे ही हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या क्वालिटेटिव डाटा होता है, पर ऐसे डाटा जो क्वालिटी बताता है, समझ रहे हैं ना, क्वालिटेटिव क्वालिटी बताता है, जो जिसको हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अ नंबर। जैसे कि ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, क्या हम किसी की इंटेलिजेंस को नंबर में बता सकते हैं? ऑनेस्ट, क्या किसी की ऑनेस्टी को नंबर्स में बता सकते हैं? नहीं। तो क्वालिटेटिव में हो गया हमारे पास सिर्फ क्वालिटी जो शो करता है, और क्वांटिटेटिव में जो नंबर्स को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सिर्फ इससे कुछ नहीं पता लगता है, इससे हमें ये सब क्लियर होता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर्स पढ़ते हैं। नंबर्स मतलब क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, या क्वांटिटेटिव डाटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा मतलब न्यूमेरिकल डाटा की स्टडी जो होती है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। इससे हम एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज़ द डिसिप्लिन दैट कंसर्न्ड विद collection, organization, analysis, interpretation and presentation of the data। अब हम आगे पहुंचते हैं, जिसमें हमने देखा था, मैंने आपको पहले बताया कि स्टैटिस्टिक्स में सारे नंबर नहीं इंक्लूड किए जाते। तो कोई डाटा अगर स्टैटिस्टिकल डाटा है तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमें एग्रीगेट दिया हो, एग्रीगेट डाटा मतलब टोटल डाटा गिवन हो, या तो हमें एवरेज दी हो, एवरेज में दिया हो डाटा, न्यूमेरिकल डाटा एवरेज में दिया हो, या तो थर्ड कंपैरिजन किया गया हो। तो स्टैटिस्टिकल डाटा कौन सा डाटा होता है जिसमें ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखा होता है, एग्रीगेट हो, या तो वो एग्रीगेट हो मतलब टोटल डाटा के बारे में बताया गया हो, एवरेज दी गई हो, या तो कंपेरेटिबल कंपेयर किया गया हो किसी 2 डाटा को। यहाँ से फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताया हुआ है, एक डाटा दिया है, राम 11 साल का है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन का डाटा दिया है, तो ये इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिकल, दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिकल डाटा। वेयर एज हमारे पास अगर दिया है द एवरेज एज ऑफ क्लास
ऑफ 30 स्टूडेंट। तो देखो एवरेज दिया है कि एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उनकी एवरेज दे दी है 12 ईयर। तो देखो एग्रीगेट दिया है ना डाटा, एवरेज दे दी है हमें डाटा की, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि एवरेज एज जो है बच्चों की 12 ईयर है। तो मिनिमम हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि चिल्ड्रन जो है 12 या 13 साल के इक्वल है। यहाँ कुछ बुक से मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं कि जो डाटा नॉट स्टैटिस्टिकल है और जो डाटा स्टैटिस्टिकल है। जैसे कि अ काऊ हैव 4 legs, इसमें भी देखो इंडिविजुअली एक गाय के बारे में बात किया है। राम हैज़ 200 रुपये इन पॉकेट मनी, कि राम को 200 रुपये पॉकेट मनी में मिलते हैं। अ यंग लेडी रन ओवर द स्पीड ट्रक एट द 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये एक आदमी के बारे में बताया, तो इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिकल डाटा। वेयर एज एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज़ 6 feet कंपेयर टू 5 feet इन द नेपाल। ये कंपैरिजन किया, देखो कंपेयर किया गया है, एग्रीगेट दिया गया है, एक तरह से एवरेज दिया और कंपैरिजन भी किया है, कंपेयर्ड विद 5 feet इन द नेपाल। सेकंड, बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज़ 18 per 1000 एज कम्पेयर टू 8 per 1000 इन यूएसए। देखो यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है, बर्थ रेट ऑफ इंडिया का और यूएसए का कंपैरिजन किया गया है, तो भी स्टेटिस्टिकल डाटा हो सकता है। ओवर द पास्ट 10 ईयर इंडिया हैज़ वॉन 60 टेस्ट मेडल्स मैचेस इन द क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। तो इसमें भी देखो टोटल मैचेस के बारे में बताया है, एग्रीगेट बताया गया है, तो ये भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा है। पर यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर हमारे के पास दिया हो राम श्याम से बड़ा है, राम इज़ ग्रेटर देन श्याम, पर नंबर नहीं बताया गया है कि राम कितना बड़ा है, देखो ये स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिया है। जब भी कंपैरिजन होगा तो नंबर मस्ट बी गिवन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स इन 2 सेंस। स्टैटिस्टिक्स 2 सेंस में क्या होती है, एक है प्लूरल सेंस, एक है सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में हम पढ़ते हैं अबाउट द स्टैटिस्टिकल मेथड, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं टू कलेक्ट द डाटा। वेयर एज प्लूरल सेंस में क्या देखेंगे हम, ओनली स्टैटिस्टिकल डाटा, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा है कैसा, जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड है। तो सिंगुलर सेंस में क्या आता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड क्या क्या यूज़ किए जाएंगे रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, जैसे कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या मेथड यूज़ किया जाएगा अबाउट द कलेक्शन ऑफ दिस डाटा। तो इसको हम याद रख सकते हैं COAIP, ये आपको ये सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी। C से कलेक्शन, O से ऑर्गेनाइजेशन, A से एनालिसिस, I से इंटरप्रिटेशन,